हेलो बच्चों, तो मैं लेके आऊं आपके लिए 10th क्लास का 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप आई बटन को भी प्रेस करके इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को व्यू कर सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है, ये आपका एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है। इसमें पूछा रहा है, बोर्ड के ऊपर आपका आगे हो गया क्वेश्चन। इसमें बोला है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है जी। तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर ये आ गए, जैसे 2 3 आ गया, 3 4 आ गया, या 4 5 आ गया। मतलब एक के बाद दूसरा, ठीक है, वो हो गया कंसेक्यूटिव नंबर। तो लेट द फर्स्ट नंबर हम क्या मान लेते हैं, लेट द टू कंसेक्यूटिव नंबर फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, जहाँ फर्स्ट नंबर आ गया x। सेकेंड नंबर कौन सा होगा? x प्लस 1, क्योंकि एक के बाद दूसरा आएगा तो एक ऐड हो जाएगा तो x प्लस 1 आएगा। तो सेकेंड नंबर क्या आ गया हमारा? सेकेंड नंबर आ गया हमारा x प्लस 1 आ गया। ठीक है जी। अब उसने क्या बोला, द स्क्वायर और स्क्वायर, हम इसका स्क्वायर करेंगे और उसका जो सम होएगा वो इसके बराबर है 365 के। तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 365 के आएगा। ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी। 365 आ गया। अब दो सेम वेरिएबल वाले, सेम पावर वाले एक्स स्क्वायर और दो ये वाला एक्स स्क्वायर, ये आ गया 2x स्क्वायर। ठीक है जी। प्लस 2x आ गया प्लस 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा जब 365 तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके, अब इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 365 और 364 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0 आ गया। 2 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से। 2 कॉमन निकाला तो क्या आ गया? एक्स के देखो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करनी है, थोड़ा जो मैथ्स होता है वो सोल्व करना थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। तो 2 कॉमन निकाला तो ये आ गया x प्लस एक्स, यहाँ पे 2 कॉमन निकाला तो क्या आ जाएगा? 182 इज इक्वल टू 0। 2 वहां पे नीचे जाके 0 हो जाएगा तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये निकल के आ गई हमारे पास। अब इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको पहले खोपचे में लेते हैं, इसके हम फैक्टर निकालते हैं। 182 को 2 से किया 91 आ गया, 7 13 जा 91, 7 2 जा 14, 40 में से 13 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 1, और मल्टीप्लाई करने पे आ रहा हमारा 182। प्रोडक्ट हमें 182 चाहिए था और स्प्लिट करके हमारा 1 आना चाहिए। अब साइन का भी ध्यान रखना हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस का ले लेते हैं बड़ा टर्म और नेगेटिव ले लेते हैं हम 13x। ठीक है, तो हमारा प्लस का x आ जाएगा, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 14 को माइनस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 182 आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस 182 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसमें से कॉमन निकालते हैं। पहले x कॉमन निकाला तो अंदर क्या आ गया? x प्लस 14 माइनस का 13 बाहर निकाला कॉमन, तो x माइनस 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 प्लस हो जाएंगे क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं जब माइनस कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे अंदर 14 आ गया। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे दोनों को तो 182 आएगा। ठीक है जी। अब इसमें से x माइनस 13 एक वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 दूसरी इज इक्वल टू 0 आ गई। पहले इससे पहले क्या करना था? x 14 जल्दी जल्दी में मैंने एक स्टेप ही स्किप कर लिया। तो अब हमारी एक दो वैल्यू निकल के आ रही है। एक आ रही है हमारी x इज इक्वल टू 13, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आ गई हमारी 13, दूसरी आ गई x की माइनस 14 वैल्यू। ठीक है, लेकिन हम नेगेटिव वैल्यू तो लेंगे नहीं,
क्योंकि हमारा जो लेंथ होती है पॉजिटिव इंटीजर्स, उसमें बोला क्या पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, ठीक है। क्यों उसने क्या बोला पॉजिटिव इंटीजर्स। जब पॉजिटिव इंटीजर बोला तो नेगेटिव की तो बात ही नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो एक नंबर क्या आ गया हमारा 13, ठीक है। और सेकंड नंबर क्या आ गया, सेकंड नंबर कौन सा आ गया, वो आ गया 14, क्योंकि जब हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे x की तो एक तो हमारा 13 आ गया और दूसरा आ गया हमारा 14। एक्स की वैल्यू 13 प्लस 1 14 आ गई, ठीक है जी। हो गया क्वेश्चन, चलें आगे। चलो रब कर ले इसको, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसमें कहता फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक है जी। इसमें सम क्या है, दो नंबर का क्या दे दिया 27 दे दिया और प्रोडक्ट हमें दे दिया 182, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, हमें बताइए एक नंबर कौन सा आ गया, लेट द वन नंबर, कितना मान लिया हमने x मान लिया, या फर्स्ट नंबर कह सकते हैं वन नंबर, क्योंकि टू नंबर बोल लिया ना उसने, फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं, वन नंबर सही नहीं रहता, फर्स्ट नंबर, ठीक है। लेट द फर्स्ट नंबर क्या आ गया x, ठीक है जी। तो सेकंड नंबर क्या हो गया, देखो टू नंबर का उसने क्या बोला है, टू नंबर का जो सम है वो कितना आ रहा है 27, ठीक है। कोई भी टू नंबर है वो 27 आ रहा है। अब हमें ये तो पता नहीं कौन सा नंबर है, तो x माइनस 27 क्या हो गया, सेकंड नंबर हो गया, ठीक है जी। एंड द सेकंड नंबर क्या आ गया, सेकंड नंबर क्या आ गया 27 माइनस एक्स, क्योंकि दो नंबर का प्लस क्या था 27 था, एक हमने x मान लिया, दूसरे का हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब जब हम 27 से में x निकालेंगे, फर्स्ट नंबर निकालेंगे, तो जो सेकंड नंबर वो निकल के आ जाएगा, ठीक है जी, जो एज पर उसने क्वेश्चन बोला था। अब उसने क्या बोला कि प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज 182, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स क्या आ गया, x मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, ठीक है जी, यही है। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व किया है 27 को x के साथ मल्टीप्लाई करके 27x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 182 आ गया, ठीक है जी। फिर उसके बाद देखो मैं चाहता हूँ कि एक्स स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहे, तो मैं उठा के इसको उस तरफ ले जाऊंगा। मैं कोशिश क्या करता हूँ, जब भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है तो मैं क्या करता हूँ, जो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू होती है वो उसको मैं हमेशा ही पॉजिटिव रखने की कोशिश करता हूँ। तो पॉजिटिव रखने के लिए मैंने उठा के इधर ले गया। अगर मैं चाहता इसको यहाँ पे उठा लेता, इधर ले आता, लेकिन वहाँ पे यहाँ की एक्स स्क्वेयर की वैल्यू नेगेटिव आ जाती, निकल जाता है वैसे भी क्वेश्चन, लेकिन मेरी जो इच्छा होती है, ऑप्शन होता है, तो मैं पॉजिटिव लेके ही इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो अब उसको उठा के इधर निकाल फेंक देते हैं, दोनों को उधर फेंकेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर जो पॉजिटिव हो जाएगा, ये या नेगेटिव पॉजिटिव वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, और ये तो एज इट इज ही रहेगा 182 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का फार्मूला मेथड यूज करेंगे। तो क्या मेथड यूज करेंगे, हम यहाँ पे 182 के फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है जी, 182 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से किया 9 आ गया, वही बन गई, ठीक है जी। अब देखो 7 2 जा 14, 14 प्लस 13 27, ठीक है। तो क्या निकल 27 आ गया, 27 आ गया ना, देखो 7 2 जा 14, 14 प्लस 13 27। अब यहाँ पे क्या हमें माइनस का 27 चाहिए, तो इसका मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस का 13x और माइनस का 14x, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके 182 आ जाएगा, ठीक है जी। प्लस 182 एज इट इज लिख दिया हमने इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से x हमने कॉमन निकाला तो x माइनस 13 12 आ गया, अंदर आ गया। इसी तरह जब 14 को हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं, एक तो वैल्यू आ गई हमारी x माइनस 13, दूसरी आ गई x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। x की दो वैल्यू निकल के आ रही हैं, x की एक वैल्यू निकल आ रही है 13 और दूसरी वैल्यू निकल के आ रही है 14। तो हमारे दो नंबर तो सीधे सीधे निकल के आ गए। द टू नंबर्स आर कौन कौन से,
एक 13 है और दूसरा 14 है। ठीक है जी, यहाँ पे हम अगर 13 वैल्यू पुट करते हैं तो 14 आ जाता है। ठीक है, अगर 14 पुट करते हैं तो 13 आ जाता है। ठीक है जी, वैसे हमारी डायरेक्ट भी निकल के आ गई है, एक 13 आ गई, एक 14 आ गई। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं बड़ी ही डेडिकेशन और मेहनत के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ DNK इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को बूस्टअप मिले। इसके अलावा जितना पॉसिबल हो सके आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन वीडियोस को जितना हो सके शेयर करें ताकि मैं उन दोस्तों तक भी पहुंच सकूं जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर these videos as much as possible so that I can reach to those students and friends who require these kind of videos. तो चलते हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल होगा इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। ठीक है जी, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो एल्टीट्यूड है, जो उसकी हाइट होती है ना, वो जो राइट एंगल ट्राइंगल की है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या 13 है। ठीक है, मैं एक आपको डायग्राम बना देता हूँ, सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। देखो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है जी, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 है और राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री। ठीक है जी, जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। ठीक है, यही बोला ना उसने कि जो उसका बेस है, सॉरी जो उसकी एल्टीट्यूड है, मतलब हाइट हो गया है ना, एल्टीट्यूड जो है 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, बेस से। तो अगर हम इसे x मानते हैं तो ये कितने आएगी, x माइनस 7 आ गई। ठीक है जी, लेट करना हमने, लेट द बेस ऑफ द ट्राइंगल, लेट द बेस ऑफ द ट्राइंगल कितना, ट्राइंगल का बेस कितना हमारे पास x मान लिया। ठीक है, x, और उसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कितना आ गया, वो आ गया x माइनस 7 लेस है 7। ठीक है, एल्टीट्यूड कितना आ गया, x माइनस 7। ठीक है जी, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है, जिसमें क्या आता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आता है, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के सम के इक्वल। ठीक है, तो एज पर द जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हमारी जो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल, क्योंकि इसमें जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें दिया हुआ है, तो इसमें हमारा पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो 13 स्क्वायर है, ठीक है, 13 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आएगा, बेस के, बेस हमने कितना माना है, बेस माना x का स्क्वायर आ गया प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, होल स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन आपको समझ लग गया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें पूछा जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है द एल्टीट्यूड, मतलब जो एल्टीट्यूड है जो हमारा x माइनस जो हमने माना है, ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल मतलब इसका 90 डिग्री का एंगल है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, जो इसका बेस है उससे ये एल्टीट्यूड जो है इसका 7 सेंटीमीटर लेस है। ठीक है जी, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड द टू अदर साइड, हमें ये दो साइड्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के सम के इक्वल। ठीक है जी, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला यूज कर लिया हमने। ठीक है, वहां पे हमारा जो हाइपोटेन्यूज था वो 13 दिया हुआ था, x जो था एल्टीट्यूड, सॉरी बेस था वो हमने x माना हुआ था, वो x स्क्वायर लिख लिया, एल्टीट्यूड जो था वो x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लिख लिया। ठीक है जी, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 13 स्क्वायर क्या आ गया 169 आ गया, इज इक्वल टू x स्क्वायर
x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का फार्मूला 7 7 या 19 49, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, प्लस माइनस, चलो इसको ऐसे लिख के देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab 2x इंटू 7, ठीक है जी 7। अब आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वेयर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये आ गया 2x स्क्वेयर, ठीक है जी, 7 7 जा 49, ठीक है, 2 7 जा 14, 14x आ गया। अब ये वाला 169 है, उठा के इस साइड ले आएंगे इक्वल टू के, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव की वैल्यू बन जाएगी, 169 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो 2x स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर माइनस 14x, अब 169 जब 49 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 120, 120 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है जी। अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। देखो अभी पहले चेक कर लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकल जाता है, देखो दोनों, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है 2, यहाँ से भी कॉमन, 2 नहीं भी निकाल लेगा कॉमन तब भी निकल जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है। तो 2 कॉमन निकाला हमने, तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब जब हम 2 उसके नीचे ले जाएंगे 0 के नीचे, तो बस 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आएगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं, 12 5 जा 60, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो हम क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। मेरे को साइन चाहिए था नेगेटिव का, मैंने जो बड़ा टर्म था उसके साथ माइनस का साइन लगा दिया ताकि मेरे को माइनस का साइन मिल जाए, ठीक है जी। अब हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं, x माइनस 12, यहाँ से मैंने 5 कॉमन निकाला, 12 5 जा 60 इज इक्वल टू 0 आ गया। एक हमारे पास आएगा x प्लस 5 और एक आएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, एक माइनस 5 और एक प्लस का 12, ठीक है जी। ये निकल के आ गई हमारे पास। अब हमें पता है कि हम नेगेटिव वैल्यू तो लेंगे नहीं, ठीक है जी, क्योंकि जो डायमेंशन होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 12, तो जो बेस था हमारा वो निकल के आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और जो हमारा एल्टीट्यूड है वो कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है जी, समझ लग गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे पहले रब कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, थोड़ा सा सेम कंसेप्ट यूज हुआ लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट लेवल थोड़ा एक्स्ट्रा है, कैच है थोड़ा इसमें क्वेश्चन में। तो ये आपका क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ है, लेकिन सेम क्वेश्चन आपको 2016 में सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आया था, मेरे को इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। तो आप एनसीईआरटी बुक से भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने जरूरी समझा कि इसको एक बार समझाना ताकि जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अ पोल हैज टू बी erected at a point on a boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should the pole be erected? ठीक है जी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ तभी आपको समझ लगेगा, ठीक है। लेट्स सपोज करो कि हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, और इस सर्कुलर पार्क का जो डायमीटर है वो 13 मीटर्स है, ठीक है। यहाँ पे एक गेट है ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अभी उसने हमें बता दिया कि जो इसका डायमीटर है वो कितना है 13 मीटर, ठीक है, और जो गेट है दोनों ए और बी एक ऑपोजिट है, और यहाँ पे एक पोल गाड़ा गया, यहाँ पे एक पोल पी मान लेते हैं इसको, वो इस तरीके से लगाया गया
कि जो ए और पी के डिस्टेंस है यहां से और इसका जो आपस में डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस, उसने क्या बोला, डिफरेंस। ठीक है, क्या बोला गया इसमें, पूछा गया, बोला गया द डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। तो डिफरेंस बोला है, तो हमें पता तो है नहीं कि इनका डिस्टेंस कितना है, लेकिन उसका डिफरेंस बताया हमें कितना है, 7 है। तो लेट हम मान लेते हैं कि एपी का जो डिस्टेंस है वो x है और इसका y है। ठीक है, अभी हमें फाइंड आउट करना है इसका कि फ्रॉम द गेट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड बी द पोल इरेक्टेड, कि इन दोनों का डिस्टेंस कितना है ए और बी का उन अपने पोल से, गेट के पास से। ठीक है जी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लेट कर लिया कि जो पी एक पोल है जो इरेक्टेड है, जो गाड़ा गया है, ठीक है, और उनका जो डिस्टेंस आपस में क्या है, ए पी और पी भी आ गया। ठीक है, हमने लेट भी कर लिया कि एक की जो डिस्टेंस है वो एक्स है और दूसरे का वाई है। अब सबसे पहले हमें इतना बताना चाहिए कि जब भी किसी सर्कल में ट्राइंगल बनती है तो वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज। मैंने अभी पीछे समझाया था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा उसने टेक्निकली पूछ लिया कि प्रैक्टिकल वो सिनेरियो देके कि हमें फाइंड आउट करना है कि इनका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द पोजीशन ऑफ द पोल, क्योंकि हमें दिया नहीं है वहां पे, हमने पोजीशन पी मान ली। ठीक है, पोजीशन पी मानेंगे तभी हम डायग्राम के थ्रू से सॉल्व आउट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो कोई ऐसे ना बना लिया करो डायग्राम वगैरह, समझने में थोड़ी आसानी होती है। तो फिर उसके बाद एपी कितना हमारा, एपी कितना आ गया हमारा, डिस्टेंस ऑफ एपी, मतलब एपी कितना आ गया हमारा, एक्स आ गया, और डिस्टेंस ऑफ बीपी कितना आ गया, वाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला उसने कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, 7 है। ठीक है, डिफरेंस कितना, 7 है। अब हमें इतना तो पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का होल स्क्वायर प्लस पी बी का, बीपी यहाँ पी बी जो कुछ भी लिख सकते हो, इसके इक्वल आएगा। ठीक है, बीपी के होल स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 13 है, 13 लिख दी। ए पी कितना हमारे पास, ए पी कितना हमारे पास, एक्स है, एक्स का लिख दिया स्क्वायर, प्लस बीपी कितना है हमारे पास, वाई है, वाई का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है जी, अब हमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 169, 13 13 169 एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। देखो एक्स इज इक्वल, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 है, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x प्लस 7 लिख सकते हैं, क्योंकि जब x वहां पे जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। तो ये वैल्यू हम y में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट दिस वैल्यू, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, पुट दिस वैल्यू, पुट ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जो y की वैल्यू है x प्लस 7 की पावर होल स्क्वायर 2 आ गया। ठीक है जी, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो इसे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा बहुत। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 7। ठीक है, अब जब इसी को आगे जाके सॉल्व करेंगे, देखो पहले मैं इसी को लिख लेता हूँ, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 2x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 7 7 जा 49, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ प्लस का 14x। ठीक है, प्लस का 14x, 7 7 जा 49,
प्लस का 49 और u 169 था वो इस साइड आ गया, ठीक है, बाकी इज इक्वल टू 0 बन गया। अब देखो वही सेम चीज बन रही है 2x स्क्वायर प्लस 14x, इसमें से 169 से 49 गए तो 120 आ गया, 0। देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकल के वहां पे 0 हो जाएगा, तो 2 कॉमन आ गए 7x और 60 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आ गई वो ये निकल के आ गई। अब जैसे पीछे हमने निकाला था, देखो सेम ही इक्वेशन बन गई है, तो 7 5 जा सॉरी 12 5 जा 60, तो इसको x से लिखते हैं x प्लस 7 का आ गया 5x, सॉरी प्लस का चाहिए ना, तो 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या निकल के आ गई, एक निकल के आ गई हमारे पास, x कॉमन निकाला वहां से, तो यहीं पे निकाल देते हैं, x कॉमन निकाला, x कॉमन निकाला x प्लस 12 आ गया, फिर यहाँ पे 5 कॉमन निकाला, x प्लस 12 आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास x प्लस 12, एक वैल्यू निकल के आई x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू निकाल के आ गई, एक -12 और दूसरी x इज इक्वल टू 5। इसे हम नॉट पॉसिबल है क्योंकि डायमेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। x की वैल्यू 5 पुट करके देख लेंगे, x की वैल्यू 5 पुट करी यहाँ पे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो y की क्या वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 12, ठीक है जी। यहाँ पे 5 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो 5 and 7 12, तो जो डायमेंशंस निकल के आएगी, जो डिस्टेंस निकल के आएगा दोनों का AP और PV का, वो कितना आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस फ्रॉम द गेट, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल क्या आ गया, एक 5 सेंटीमीटर मीटर्स है ना, 5 मीटर्स और दूसरा 12 मीटर्स, ठीक है जी। ओके, कोई मुश्किल तो नहीं था, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ गया था, पहले जो क्वेश्चन था वैसे ही सेम था, लेकिन इसमें थोड़ा सा था कि उसने टेक्निकली प्रैक्टिकल सिचुएशन सिनेरियो दे दिया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे, कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है कोई, वो सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल प्रोड्यूस करती है एक पर्टिकुलर उस डे में, इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब कि उस दिन जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस उस दिन जितने भी किए गए, अगर उसका कंपैरिजन हम कॉस्ट के साथ करते हैं, तो कॉस्ट कितनी आएगी, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए उसका डबल, उसमें प्लस 3 ऐड कर दिया, ठीक है, वो उसकी कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिकल आएगी, एक हर ईच प्रोडक्ट की आएगी। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए। देखो उसने क्या कहा कि कुछ जो आर्टिकल है प्रोड्यूस करे जाते हैं, आर्टिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेट्स सपोज करो हमने एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस किए, जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट क्या होगी 2x, मतलब उसका डबल, उसने डबल बोला, प्लस उसमें 3 ऐड करेंगे, 2x प्लस 3 आ जाएगी। एग्जांपल के साथ समझते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितने करते हैं, x मान लिया, ठीक है जी। आर्टिकल कितने प्रोड्यूस किए, x मान लिया। अब उसने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल्स क्या आ गई, ईच का आर्टिकल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल क्या आ गई, उसने जो बोला क्वेश्चन में, उसने बोला जो उसके नंबर ऑफ आर्टिकल जितने प्रोड्यूस करते हैं उसका डबल तो होगा और उसमें ऐड कितना है 3 मोर, 3 मोर का बोला उसने, तो 3 ऐड कर दिया हमने, 2x प्लस 3 आ गया,
ठीक है। उसने बोला कि अगर उस दिन सारे आर्टिकल का जो कॉस्ट आई बनाने की वो 90 रुपीज आई, तो इसका मतलब हुआ कि ईच आर्टिकल बनाने का खर्चा इतना आ रहा है और नंबर ऑफ आर्टिकल इतने हैं। अब इसको और इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किसके इक्वल आ रहे हैं, 90 के। टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। 2x+3, ठीक है जी, मल्टीप्लाई किसके, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जितने प्रोड्यूस किए, ठीक है, तो वो किसके बराबर आ रहे हैं, 90 के। ठीक है जी। देखो लेट्स सपोज करो आपको कोई 5 आर्टिकल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, 5 आर्टिकल प्रोड्यूस करते हैं, 5 आर्टिकल प्रोड्यूस करते हैं और उसकी कॉस्ट है 20 रुपीज एक आर्टिकल की। एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज। तो 5 आर्टिकल प्रोड्यूस किए तो 100 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे हमने किया कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हमारे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे आगे x, ठीक है, x आ गए हमारे 5 की जगह, और 2x+3 है उसकी कॉस्ट है, तो कॉस्ट हमारी 20 आ गई, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 आ गया। तो यहाँ पे उसने क्या दे दिया कि उनको दोनों को मल्टीप्लाई करके जो उनका कॉस्ट आती है टोटल वो कितनी आ रही है, 90 आ गई। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट समझ लग गया। अब बस सॉल्व कर लो इसको। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2x² आ गया प्लस 3x आ गया इज इक्वल टू 90। अब 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है जी। अब 90 को 2 से मल्टीप्लाई करके आ गया 120, ठीक है, नेगेटिव 120 आ रहा है। अब 3 को किस तरीके से हम लाएं कि हमने स्प्लिट करें कि इसके इक्वल आ जाए, तो 180 2 के साथ किया 90 आ गया, 2 के साथ किया 45 आ गया, 3 के साथ किया 15 आ गया। ठीक है जी। अब देखते हैं यहाँ पे बात बनती है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 में से 15, 15 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बात बन रही है हमारी 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है जी। यहाँ से हमने कॉमन निकाला x, तो हमारा आ गया 2x प्लस 15। ठीक है, इसी तरीके से -12 कॉमन निकाला तो x माइनस माइनस निकाला तो x प्लस 15 आ गया इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे एक वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ पे हमें कुछ गलती लगती है। देखो यहाँ पे हम 6 कॉमन निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं आ रहा था तो गलती लग रही थी, तो इसका मतलब यहाँ से हम 6 कॉमन निकालते हैं। 6 कॉमन निकाला तो यहाँ पे आ गया हमारा 2x। ठीक है जी, 2x प्लस 15, तभी बराबर आएंगे ना। यहाँ पे x आ रहा था पहले, 12 कॉमन निकाले तो ओके, चेक कर लो तो 6 2 जा 12, 15 6 जा 90। ठीक है जी। अब हमारे पास वैल्यू निकल के आई x माइनस 6 और एक आ गई 2x प्लस 15 इज, तो ये हमारे इक्वल टू 0 आ गया। तो x की दो वैल्यू निकल के आ रही है, एक आ रही है हमारी 6 और दूसरी x की वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास माइनस का 15/2। नेगेटिव वैल्यू की तरफ हम देखेंगे, ठीक है जी, क्योंकि वैल्यू निकालनी है हमने। ठीक है जी। अब x क्या माना था, नंबर ऑफ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए, हमारे आगे 6। ठीक है जी। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए हमारे 6। ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना आ गया 2x प्लस 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2x प्लस 3 माना था प्लस 3। ठीक है जी। ये कितना आ गया 12, 12 3 जा 6 2 जा 12, 12 एंड 3 15, तो एक आर्टिकल की क्या कॉस्ट आ गई 15। ठीक है। अब चेक भी कर सकते हैं इसको वेरीफाई करना है कि हमने जो आंसर निकाले हैं सही है कि नहीं, वो निकल सकते हैं। देखो 15 6 जा 90, तो उसने बोला था कि इन दोनों, इसकी जो पूरी टोटल कॉस्ट आती थी वो कितनी आती है 90 रुपीज, और देखो नंबर ऑफ आर्टिकल 6 है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 15 आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, तो जो उसने क्वेश्चन में बताया था कि 90 रुपीज आती है, तो उससे वेरीफाई हो गया कि हमारी जो आंसर आया वो हमने सही निकाला। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है चेक कर लेते हैं। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पीड एंड टाइम का फॉर्मूला लगेगा उस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा स्पीड एंड टाइम का फार्मूला जो कंसेप्ट है वो यूज होगा। देखो हमारा जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं, ये बड़ी काम की चीज है। डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है।
डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे लिख लो, बड़े काम की चीज है, बड़े काम की चीज है। जो भी कोई इंपॉर्टेंट होगा, वैसे मैं लिख देता हूँ, स्टार बना देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, बट आप स्टार का मतलब समझ लेना कि बड़े काम की चीज है। ठीक है जी। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है जी। अगर हमें टाइम देखना, हमें टाइम का पता है, तो हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है, सॉरी, अगर हमने टाइम निकालना तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, टाइम निकालना, स्पीड इसके नीचे चल जाएगी डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। अगर हमने स्पीड निकालनी है, अगर हमने स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है जी। सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इसके इक्वल होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है जी। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। सपोज करो आप अपने शॉप, घर के पास एक शॉप है, वहां पे सामान लेने जाते हो, आप नॉर्मल स्पीड से जाते हो, आप तो नॉर्मल स्पीड पे जाते हो तो आप 5 मिनट में वहां पे पहुंच जाते हो। डिस्टेंस सेम है, टाइम आपका जो आप लगाते हो नॉर्मल। लेट्स सपोज करो नेक्स्ट केस में आपके घर पे कोई गेस्ट आ जाता है। ठीक है, आपकी फैमिली बोलती है भाई जल्दी जाओ वहां से सामान लेके आओ, आप क्या करते हो, भागते हो जाते हो, स्पीड आपकी बढ़ जाती है। डिस्टेंस सेम है, स्पीड बढ़ गई, टाइम कम लग गया। पहले क्या था, डिस्टेंस सेम था, टाइम आपका ज्यादा लगा क्योंकि आपने कम स्पीड के साथ चले गए आप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम होता है, अगर स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है। ये आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा सेम डिस्टेंस के लिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें एक फार्मूला हमें पता है कि डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर हमने टाइम निकालना तो उसका क्या फार्मूला आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी तरीके से अगर हमें स्पीड निकालनी है तो क्या आ जाएगा, स्पीड वहां पे रह जाएगी और डिस्टेंस के नीचे टाइम आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा। तो ये बड़े काम की चीज है, लिख लेना, बड़े काम की चीज है, कॉपी के ऊपर लिख लेना। और जब भी आप इसे फार्मूलों को ऐसे लिख लोगे तो जब भी आपका कंसेप्ट आएगा क्वेश्चन निकालने का तो ये कंसेप्ट आपके यूज होगी। और स्पीड जैसे मैंने बताया कि कम स्पीड होती है तो टाइम ज्यादा लगता है, स्पीड ज्यादा होती है टाइम कम लगता है। मैंने लाइव एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड ऑफ हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance, we need to find the speed of the train। ठीक है, इसमें हमने फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ द, हमें पता नहीं है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है, हमने x मान ली, किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना हुआ है, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 480 किलोमीटर। ठीक है जी, 480 किलोमीटर। ठीक है, टाइम क्या लगेगा, टाइम कितना लगेगा इसको निकालने के लिए, टाइम कितना लगेगा, क्योंकि केस 2 है, एक बार कम भी होती है ना। केस 1 में क्या आ गया, केस 1 में क्या आ गया, जो टाइम है क्या किसके इक्वल होता है, टाइम मैंने बताया था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो काम की चीज जो मैंने लिखी थी। डिस्टेंस कितना हमारा 480, डिस्टेंस कितना है 480, और ट्रेन की स्पीड कितनी है s, s मतलब x। ठीक है, ये आ गई। टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो वाला फार्मूला हमने लगा दिया, केस 1 आ गया। ठीक है जी। सेकंड केस में क्या बोला उसने, सेकंड केस में क्या बोला उसने, केस सेकंड आ गया, उसने बोला कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, डिस्टेंस सेम ही है, तो केस 2 क्या आ गया, दूसरा टाइम क्या आ गया, दूसरा टाइम कह दिया कि अगर सेम स्पीड, सेम डिस्टेंस सॉरी, अगर उसकी स्पीड कम हो जाती है 8 किलोमीटर पर आवर, x-8 आ गई। ठीक है, स्पीड कितनी है x-8, तो उसको कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता है, 3 hours मोर लगते हैं, 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, 3 hours मोर। तो देखो इस टाइम से और इस टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 hours। इन दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 hours का आ रहा है। ठीक है ना, ये टाइम ज्यादा ले रहा है, ये टाइम कम ले रहा है, ये टाइम कितना एक्स्ट्रा ले रहा है 3 hours। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 3 hours का। तो यहाँ पे हम क्या, यही टाइम ज्यादा बड़ा टाइम ज्यादा ये ले रहा है, तो ये बड़ा नंबर हो गया एक तरह का। ठीक है जी, 480 ये ज्यादा टाइम ले रहा था क्योंकि 3 hours मोर ले रहा था ना, तो -480 डिवाइडेड बाय x
इज इक्वल टू आ गया 3 आवर्स। इन दोनों का टाइम का जो डिफरेंस है माइनस करके जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, ठीक है, जो उसने क्वेश्चन में हमें बोला था, ठीक है जी। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लिया, x माइनस 8 ब्रैकेट x, ठीक है जी। देखो इससे ये कट हो गया 480 मल्टीप्लाई x, और यहां से 480, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप कॉमन भी ले सकते थे, चलो कोई बात नहीं, x माइनस 8 आ गया, ठीक है जी। कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है बट कोई बात नहीं, हम निकाल दिया हमने, ठीक है। इज इक्वल टू 3 आ गया, ओके। अब ये वैल्यू वहां पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसको आप सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, देखो इक्वेशन बन गई, हमारी बात बन गई। अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया हमारा 480x, 480x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 480x फिर से आ गया, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस करके क्या आ गया हमारे पास, पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, वैसे फिलहाल इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, कोई बाद में कर लेते हैं इसको। 480 सॉरी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं यार, 8 8 जा 64, 0 का 0 आ गया, 8 8 जा 64, 6 बच गया, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, ठीक है जी। और ये चीज वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो गई, तो इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 8 एंड एक्स, ठीक है जी। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया, हाँ जी। अब ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 3x स्क्वायर 8x, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था अभी, इक्वल टू जो बैलेंस बचा था वो बचा था 3840। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके पहले देख लीजिए 3 इसको साथ डिवाइड होता है कि नहीं, देखो हम चेक कैसे करेंगे, 3 एंड 8 11, 11 एंड 4 कितना हो गया 15, 15 का मतलब क्या हो गया, ये 3 से डिवाइड हो जाता है, 0 को छोड़ देते हैं, भूल जाओ, 15 जो हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा डिवाइड हो जाता है 3 से। जब 3 इसके नीचे जाएगा, 3 इसके नीचे जाएगा तो डिवाइड हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बैलेंस बचा 2, 3 8 जा 24 और 0 साथ में आ गया। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन निकल के आ गई वो आ गई 8x इज इक्वल टू 1280, ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 8x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है जी। अब इसके हम फैक्टर निकालेंगे, तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, पहले हम सबसे पहले यहाँ पे फैक्टर निकाल लेते हैं। 1280 के फैक्टर निकालिए, यहाँ पे 1280 के फैक्टर निकालिए, 2 से गया 640 आ गया, फिर 2 से किया 320 आ गया, फिर 2 से किया 160 आ गया, ठीक है जी। फिर 2 से किया तो 80 आ गया, ठीक है। फिर 2 से किया 40 आ गया। देखते हैं बात बनती कि नहीं, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 16 2 जा 32, 32 और 40, 32 और 40 बात बन रही है, बन रही है। क्यों 40 में से 32 जाएंगे तो क्या जाएंगे, माइनस का 8x, लेकिन हमें 40 के साथ माइनस का साइन चाहिए, तभी हमारा माइनस का 48x आ जाएगा, 48x आएगा माइनस का। तो एक्स स्क्वायर 40x माइनस का ले लिया प्लस 32 प्लस का ले लिया, 1280 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारे कॉमन फैक्टर निकल के आते हैं, एक्स निकाला, x माइनस 40 आ गया, प्लस यहाँ पे 32 कॉमन निकालेंगे तो हमें x माइनस 40 मिल जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि ये और ये बराबर आने चाहिए। अब देखो एक बार चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना, 32 4 जा कितना होता है, 32 2 जा 64, 64 का डबल हो जाए 128, यही आ रहा है, ठीक है जी। चेक कर लेना खुद कैलकुलेशन करके। अब हमें दो वैल्यू निकल के आ रही हैं, एक तो आ रही है x माइनस 40 और एक का आ रही है x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू निकल के आई, कौन कौन सी, एक 40 आ गई प्लस की, एक नेगेटिव आ गई माइनस 32। स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई, ठीक है जी। x की वैल्यू जो स्पीड आ गई ट्रेन की, एक्चुअल स्पीड क्या थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी आ गई हमारी, स्पीड कितनी आ गई इज इक्वल टू 40
किलोमीटर पर आवर। ये पीछे किलोमीटर पर आवर जरूर लिखना, इसका हाफ मार्क्स काट लेते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था समझने में। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आप समझ लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो निकालना बड़ा आसान है। ठीक है जी, थोड़ा सा केस अंडरस्टैंड कर लो कि फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में क्या कह रहा है, उनको दोनों को माइनस कर दिया, तो हमारा जो काम की चीज़ थी उसने हमारा क्वेश्चन निकालना आसान कर दिया। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं रब कर दूंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, सेम ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, लेकिन इसमें स्पीड या टाइम पूछ लिया, ड्यूरेशन पूछ लिया। ठीक है, काम की चीज़ जो होती है मैंने रब कर दी है, लेकिन आपने लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो वहाँ से आप निकाल लेंगे। ठीक है जी, वैसे मैं फिर से अगर लिखना चाहता हूँ तो लिख देता हूँ, लेकिन आप कॉपी पेन लेके बैठा करो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो या आप वीडियो देखते हो, साइड बाय साइड खुद भी पोज करके खुद पोज करने जो सॉल्व करने की कोशिश किया करो, और नहीं निकलता तो उसके बाद फिर वीडियो भी देख लो, या फिर बाद में आप जितने भी स्क्रीनशॉट लेते हो खुद निकाल के देखो। अगर आप इतने भी कर लोगे ना, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, क्या कह रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इन अ फ्लाइट ऑफ 6 किलोमीटर, डिस्टेंस हमारा 600 किलोमीटर है, सॉरी, डिस्टेंस इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एंड aircraft was slowed down due to bad weather. The average speed of the trip was reduced by 200 km per hour and the time of the flight increased by half an hour. 30 minutes बोल दिया, half an hour हो गया ना। Find the duration of the flight. इसमें क्या बोला, टाइम पूछ लिया कि ड्यूरेशन कितना लगा है। ठीक है, कंसेप्ट सेम ही यूज होगा, सेम तरीके से निकालेंगे, सिर्फ ये है कि इसमें पहले स्पीड पूछी थी, अभी ड्यूरेशन पूछ लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इतना पता है कि जो डिस्टेंस है वो कितना है, 600 किलोमीटर है। तो लेट स्पीड मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता तो है नहीं है। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी मान ली, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर मान ली। ठीक है जी, डिस्टेंस कितना हमारा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारा है 600 किलोमीटर। ठीक है जी, अब टाइम का क्या फॉर्मूला है, टाइम का मैंने बुलाया था, क्या होता है, टाइम होता है भाई स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ जी, ये केस 1 आ गया, केस 1 आ गया। अब केस 2 में क्या हुआ, केस 2 में क्या हुआ, केस 2 में हुआ कि जो टाइम था हाफ एन आवर एक्स्ट्रा लगा ड्यू टू, क्योंकि उसकी 200 किलोमीटर जो किलोमीटर पर आवर जो स्पीड थी वो कम हो गई। तो क्या हो गया, जो डिस्टेंस था सेम कवर करना था उसने, लेकिन उसकी स्पीड कितनी होगी, 200 किलोमीटर पर आवर जो थी वो कम हो गई। एक्स माइनस जो पहली स्पीड थी उससे 200 किलोमीटर स्पीड कम हो गई। ठीक है जी, ये केस 2 आ गया। अब उसमें जो डिफरेंस है इस टाइम में और इस टाइम में, जो डिफरेंस है वो कितना है, हाफ एन आवर का, क्योंकि जो स्पीड कम होने की वजह से उसका आधा घंटा एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, 30 मिनट्स मतलब हाफ एन आवर। तो ये दोनों को माइनस कर देंगे, इसमें ये टाइम ज्यादा लेता है, T2 माइनस T1 कर देंगे, T2 माइनस T1 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये टाइम ज्यादा ले रहा है, ये बड़ा है, तो इसको पहले मैं इसमें से ये माइनस कर देंगे। ठीक है जी, कितना डिफरेंस है इन दोनों के टाइम में, इन दोनों का टाइम है हाफ एन आवर, 30 मिनट्स मतलब हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का डिफरेंस है। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लिया दोनों का तो ये क्या आ गया, एक एक्स आ गया, एक एक्स माइनस 200 आ गया। ठीक है जी, अब इससे ये कैंसिल हुआ तो 600 इंटू एक्स आ गया, 600 इंटू एक्स आ गया, प्लस या माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, ये इससे का कैंसिल हुआ तो यहाँ पे भी 600 एक्स आ गया, 600, तो यहाँ पे x के साथ x कैंसिल हुआ, यहाँ पे x माइनस 200 आ गया। ठीक है जी, इज इक्वल टू हाफ एन आवर। ठीक है, हाफ एन आवर आ गया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो 600x, ठीक है जी, 600x माइनस 600 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 600 आ गया। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस आ गया, 6 2 12, 4 0 आ गई यहाँ। ठीक है जी, फिर उसके बाद आ गया, नीचे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, x के साथ x मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया, फिर माइनस 200x आ गया, इज इक्वल टू हाफ एन आवर। ठीक है,
नेक्स्ट को देखो 600 के साथ 600 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बचा हमारे पास 1,20,000। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहीं से पहले इसको सॉल्व थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं ना, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। 200 एक्स आ गया, 1/2 आ गया। आगे जाके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 20x इसके साथ मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर 20x और सॉरी 200x, ये यहाँ से मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा इज इक्वल टू 2,40,000। ठीक है जी, जब यहाँ पे आएगा ये एक्स स्क्वायर 200x माइनस 20,40,000, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ गया। वैल्यू बहुत बढ़िया आ गई है। अब इसको स्प्लिट करेंगे, लेकिन देखो इसके लिए ट्रिक यूज करेंगे, हम भूल जाएंगे कि ये 2 0 है और ये भी 0 भूल जाएंगे हम। ठीक है, हम सिर्फ 24 को याद रखेंगे और 2 को रखेंगे। ठीक है, 0 को भूल जाओ अभी फिलहाल। तो हमें चाहिए प्लस माइनस करके 2 आए और प्रोडक्ट करके कितना आए 24 आ जाए, माइनस का 24 आ जाए। तो इसका हम फैक्टर बनाएंगे। 24 को कैसे करें, 2 से करेंगे 12 आ जाएगा, 2 से करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। बन रही है बात, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, 4 और 6 में से 4 जाएंगे माइनस का 2 जाएगा, 6 4 जा 24। ठीक है, 24 आ गया। इसका मतलब हमें 6 और 4 के फैक्टर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 नेगेटिव चाहिए क्योंकि बड़ी नंबर है, तो 600 हो गया। ठीक है, और इसी तरह में माइनस का 4 प्लस का 4 सॉरी प्लस का, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 400। ठीक है, देखो अब 6 में से 4 गए 2 आ रहे हैं, तो 600 में से 400 आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24, 2 0 साथ में लगेगी तो 2,40,000 बन जाएगा। ठीक है जी, माइनस 2,40,000 आ गया इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकला हमारे यहाँ पे इतने में से, तो x माइनस 600 आ गया। यहां से हमें 400 कॉमन निकाला, तो अंदर आ गया x माइनस 600। देखो 4 6 या 24, 2 0 साथ में लगेंगी, 4 0 साथ में हो जाएंगी, 2 0 400 की लगेंगी, 2 0 600 की लगेगी, 4 0 आ जाएंगी, तो ये बन जाएगा 2,40,000। तो हमारी दो वैल्यू कौन सी, टू वैल्यूज कौन सी निकल के आ गई, एक x माइनस 600 और x माइनस x प्लस 400। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू निकल के आ गई है। x की कौन कौन सी दो वैल्यू निकल के आ गई है, एक तो x की हमारी वैल्यू निकल के आ गई 600 और दूसरी निकल के आ गई x की माइनस की 400। लेकिन हम नेगेटिव वैल्यू तो लेंगे नहीं, स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो x की क्या वैल्यू निकल के आ गई हमारी 600। ठीक है जी, तो ट्रेन की जो स्पीड थी वो कितनी थी 600। स्पीड कितनी आ गई हमारी, स्पीड कितनी आ गई, स्पीड कितनी आ गई 600 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमने क्या निकालना था, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन टाइम पूछा था, तो टाइम का क्या फार्मूला है, टाइम का क्या फार्मूला था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। काम की चीज लिखाई थी ना, काम की चीज लिखाई थी ना मैंने, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन टाइम निकालना तो हमें किसके इक्वल आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाता है। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास, टाइम आ गया हमारे पास, टाइम हमारे पास कितना आ गया, डिस्टेंस हमारा था कितना 600 था, और स्पीड कितनी आ गई हमारी 600, तो कैंसिल होके क्या आ गया 1 आवर। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास, टाइम कितना आ गया हमारे पास 1 आवर। ठीक है जी, तो ये हमारा टाइम एंड स्पीड दोनों निकल के आ गई। ओके, अगर स्पीड निकाली तो टाइम ऑटोमेटिकली हमारा निकल, क्यों डिस्टेंस भी पता हमें, टाइम भी निकाल लिया, वहां से हमने स्पीड भी निकाल ली, ड्यूरेशन भी निकाल लिया, टाइम भी निकाल लिया, स्पीड निकाल ली थी हमने पहले। तो क्या था, पीछे की तरह क्वेश्चन था, लेकिन इसमें हमने पूछा था टाइम ड्यूरेशन पूछा था, स्पीड पहले निकाली, स्पीड हमें पता लग गई, जो डिस्टेंस था वो ऑलरेडी हमें गिवन था, तो वहां से हमने टाइम भी निकाल लिया एक स्टेप और करके। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा चैप्टर ये खत्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने बड़ी ही डेडिकेशन के साथ आपको ये पूरा चैप्टर करवाया। मोस्ट ऑफ द रेलिवेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको टॉपिक में क्लियर कराने की कोशिश की है। जितने भी सीबीएसई बोर्ड में लास्ट एग्जाम में आए हुए थे और जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के थे,
और जहाँ से भी मेरे को लगा कि क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में उसमें आ सकते हैं, तो वो मैंने आपको सॉल्व कराने की कोशिश की है। तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने बड़े ही डेडिकेशन के साथ ये पूरी वीडियो देखी। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करवाएं, जितने भी ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया जो आपके प्लेटफॉर्म है वहाँ पे शेयर करवाएं, या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास में जाके इनकी जो वीडियोस हैं उनके बारे में बताएं, मेरे चैनल के बारे में बताएं, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ और उन लोगों को भी फ़ायदा पहुँच सके जो जिनको ज़रूरत है। हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और जितना हो सके डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें। मौज मस्ती भी करें, लेकिन पढ़ाई भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग डी एंड किड्स। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।